कभी सोचा है कि एक बिल्कुल नया नया देश अपनी अर्थव्यवस्था की नींव कैसे रखता है? आज़ादी के बाद भारत के सामने सच पूछिए तो यही सबसे बड़ी चुनौती थी और इसका जवाब खोजा गया पंचवर्षीय योजनाओं में। तो चलिए आज भारत के इसी महत्वाकांक्षी सफर की कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। आज हम भारत के इस आर्थिक यात्रा के हर अहम पड़ाव को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई ये योजनाएं आखिर थी क्या। फिर देखेंगे कि शुरुआती दौर में देश की नींव कैसे रखी गई। फिर समझेंगे कि समय के साथ प्राथमिकताएं कैसे बदलीं और आधुनिकीकरण के दौर ने क्या नया मोड़ दिया। और हाँ, आखिर में जानेंगे कि इन योजनाओं की विरासत क्या रही। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये पंचवर्षीय योजना है क्या भला? कल्पना कीजिए, एक नया देश है, नई नई उम्मीदें हैं और एक बहुत बड़ा सवाल कि भाई शुरुआत करें तो कहां से करें। इसी सवाल का जवाब थी पंचवर्षीय योजना। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसे सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिखरी हुई थी। उस वक्त के जो नेता थे, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि देश के पास जो सीमित संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। तो आसान भाषा में कहें तो पंचवर्षीय योजना एक तरह का नेशनल ब्लूप्रिंट थी। इसमें अगले 5 सालों के लिए देश के लक्ष्य तय किए जाते थे, जैसे कि कहाँ पैसा लगाना है, किन उद्योगों को आगे बढ़ाना है और गरीबी कैसे कम करनी है। वैसे ये आइडिया सोवियत संघ से लिया गया था, जिसमें इसी मॉडल का इस्तेमाल करके खुद को एक खेती बाड़ी वाले देश से एक बड़ी औद्योगिक ताकत में बदल दिया था। तो भारत ने इस विचार को अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनाया। ये जो तारीखें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक राष्ट्र की पूरी कहानी है। 1951 से शुरू होकर 2017 तक चली ये कहानी, मतलब लगभग 66 साल का लंबा सफर। ये सफर उम्मीदों, चुनौतियों और हाँ, कामयाबियों से भरा हुआ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस दौर में जब भारत एक युवा देश था जो बस अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का दौर था, जब देश की बुनियाद रखी जा रही थी। देखिए, पहली योजना का सारा ध्यान खेतीबाड़ी पर था और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी तो खेती पर ही निर्भर थी। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े बांध बनाए गए, लेकिन बात सिर्फ बांधों और खेती की नहीं थी। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश था और इसी दूर की सोच के साथ देश के सबसे जाने माने इंजीनियरिंग संस्थानों IITs की नींव रखी गई। ये योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसका सीधा सा मतलब था जितना ज्यादा निवेश और बचत होगी, अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। और नतीजा, एक शानदार शुरुआत। लक्ष्य रखा गया था 2.1% का और हासिल हुआ 3.6%, मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा। इस कामयाबी ने पूरे देश को एक यकीन दिलाया कि हाँ, बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। पहली सफलता के बाद अब फोकस खेती से हटकर भारी उद्योगों पर शिफ्ट हो गया और इस बड़े बदलाव के पीछे थे महान सांख्यिकीविद और अर्थशास्त्री PC महालनोबिस। उनका मानना था कि अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे भारी उद्योगों का अपना एक मजबूत आधार बनाना ही होगा। इस बार लक्ष्य था 4.5% का और हम पहुंचे 4.27% तक, मतलब लक्ष्य से थोड़ा सा ही कम, लेकिन ये फिर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस योजना ने भारत के औद्योगिक भविष्य की वो नींव रखी जिस पर आज भी देश की इमारत खड़ी है। लेकिन फिर आया एक बहुत मुश्किल दौर। चीन और पाकिस्तान के साथ हुए 2 युद्धों ने देश के संसाधनों पर भारी बोझ डाल दिया। ये एक ऐसा वक्त था जब देश को अपनी सीमाओं की रक्षा और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक साथ लड़ना पड़ा और इसका सीधा असर विकास की रफ्तार पर।